तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। ठीक, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, ये लोग दिल्ली में बैठ करके संविधान बना रहे थे। तो ये जो लोग थे जो दिल्ली में बैठ करके और कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, ये लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव। ये लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो इनमें से ज्यादातर लोग जो थे दे वर इलेक्टेड, तो ये लोग चुने गए थे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज डेमोक्रेटिक। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग चुने भी गए थे। हम डिटेल में तो नहीं बात करेंगे बहुत ज्यादा अभी, क्योंकि हम चैप्टर अलग शुरू कर रहे हैं। तो ठीक है, ये लोग जो थे वो चुने गए थे। अब चुने भी गए थे मैक्सिमम लोग। तो कौन चुना था? चलिए कोई हाथ उठा करके बताइए, कौन चुना था? पूजा बोलिए। सर, प्रांतों की विधानसभा चुनी थी। ठीक है, प्रांतों के विधानसभाओं के सदस्य, जो जैसे मुंबई प्रांत था उस समय में इस तरह का था, तो यहां जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, विधानसभा, उसके सदस्य चुन दिए थे। तो ये वाला जो था ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। ये इसके बारे में हम एक शॉर्ट आप लोग को जानकारी दे दिए। अब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाए वो जो सोच रहे थे उनके दिमाग में, अच्छा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस कंट्री से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। हाथ उठाइए। शुभम बोलिए। सुजाता बोलिए। ब्रिटेन। अच्छा, ये जो होगा अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बोलेंगे तो ये ब्रिटेन ही होगा, ब्रिटेन। ठीक, ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन जो है इट इज नॉट अ फेडरल कंट्री। तो हम लोग जो है वो फेडरलिज्म को भी अपनाने की कोशिश किए हैं कि फेडरल बन जाए। तो फेडरलिज्म जो है दुनिया में जब किसी कोई कंट्री बोलती है अपने को फेडरल, तो जनरली किस कंट्री से उसको कंपैरिजन करते हैं जो कि बहुत आइडियल फेडरेशन मानते हैं, किस कंट्री को? सना। सर अमेरिका। ठीक है, यूएस को हम लोग मानते हैं कि इट इज आइडियल फेडरेशन और इसी से कंपैरिजन होता है। तो अब हमको कोई बता दीजिए कि फेडरलिज्म का खास बात क्या है? सनी बोलिए। Separation of power between center and states. अच्छा पूजा, हम अभी आपका बात सुने हैं और देखते हैं। पूजा। मीरा। सर, हाँ बोलिए पूजा, बोलिए बोलिए। ये एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। अच्छा देखते, मीरा बोलिए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सना बोलिए। सर ये है कि स्टेट जो है वो सेंट्रल के अंडर में नहीं आता है, दोनों का पावर जो है वो अलग अलग है। ठीक है, एसेंस जो है, एसेंस ये है, सेपरेशन के बाद हम सुन लिए, इसलिए सुन लिए क्योंकि सेपरेशन की जगह में हमको डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड चाहिए था।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एक बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एंड दैट मस्ट बी गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। केंद्र का पावर अलग होता है, सेंटर का पावर अलग होता है, और दोनों जो पावर लेते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। स्टेट जो अपना पावर लेता है वो सेंटर से नहीं लेता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। स्टेट अपना पावर सेंटर से नहीं लेता, स्टेट को पावर कॉन्स्टिट्यूशन देता है और सेंटर के पावर कॉन्स्टिट्यूशन देता है। दोनों अपने अपने स्फीयर में इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों में से कोई किसी के अंडर में नहीं काम करता, कोई भी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं फिर बात कि जेपीएससी का एग्जाम कैसे होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आया नोटिफिकेशन, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सेंटर नहीं बोल सकती कि तुम ऐसे करो वैसे करो। अगर हम लोगों को स्टेट गवर्नमेंट से कोई शिकायत होगा, आप लोग बताइए, स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी, स्टेट गवर्नमेंट क्या की कि कुछ रूल्स लाई है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप अपना ग्रीवांस लेकर के किसके पास जाएंगे? सेंटर के पास या कहीं और? अतुफा? हाई कोर्ट जाएंगे सर। ठीक है, हम लोग जो जाएंगे कोर्ट के पास जाएंगे, हम सेंटर के पास नहीं जाएंगे, ध्यान रखना है इस बात को। हम सेंटर के पास नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो हम कोर्ट के पास जाएंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो काम की है वो अपना स्फीयर में की है, अपना स्फीयर को छोड़ी नहीं है, अपना जो उसका दायरा उसी में की है, वो सेंटर कुछ नहीं कर सकती। हम कोर्ट में जाकर के बोल सकते हैं इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और जो भी हमको दावा करना है करे। तो बात ये है कि हम ये बता रहे थे, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बार बार वाला एग्जाम्पल देते हैं, वो ज्यादा कैची एग्जाम्पल है कि बिहार सरकार दारू बंद करा दी, बंद करा दी तो बंद करा दी। हम मोदी जी से नहीं बोल सकते मोदी जी चालू करा दीजिए, आप तो महान है, इतने पावरफुल हैं, आप चालू करा दी ना। कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर देकर के रखा है नीतीश कुमार को, मतलब कहने का स्टेट गवर्नमेंट को, कि दारू होगा कि नहीं होगा ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यहां तक बातें जो है ये कई बार हम क्लास में बोलते हैं, और आप लोग को लगभग सबको ये बात पता है, यहां तक हमको कोई ये नहीं है कि हम नहीं बताया है, ये बात तो रिपीट ही किए। अब बात ये है कि फेडरलिज्म इज, आवर डेमोक्रेसी इज नॉट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है हमारा जो डेमोक्रेसी है, इट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैसे? अब ध्यान से मेरा बात समझिएगा। हम लोग यहां पर हैं, हम लोग यहां पर हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा बड़ा बनाए, यहां पे हम लोग हैं झारखंड में, एक आदमी छत्तीसगढ़ का भी है, नहीं एमपी का, छत्तीसगढ़ का, खैर हम लोग यहाँ पे है, हम लोग यहाँ से यहाँ रांची में लोगों को चुन दिए हैं, आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, और हम इनको बोल दिए हैं अब अपना काम कीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन से जो आपको पावर मिला है उसका यूज कीजिए, और हमें रूल कीजिए, हमें रूल कीजिए। और हम लोग सारे इंडिया के लोग मिलकर के यहाँ दिल्ली में एक सरकार चुन दिए हैं और बोले हैं कि अब आप कॉन्स्टिट्यूशन का पावर लीजिए और हम पर रूल कीजिए। दिस इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हम पे रूल करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कई जगह में डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है, और जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वहां पर लोग जो होते हैं वो सीधे सीधे पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अगर हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता तो फार्म लॉ पे रेफरेंडम हो गया होता कि चाहिए कि नहीं चाहिए। तो खैर यहाँ पे वैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ कंट्री यूरोप में जहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, खैर हम वहां पर नहीं आ रहे, वापस आ रहे। बात यह है कि हम आपको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी समझा दिए। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से मेरा टॉपिक आज का यहाँ से शुरू हो रहा है, आप जो बोल रहे हैं, ठीक है। हमारी राज्य सरकार है, सारे देश में है। अब कौन बनाया ये सिस्टम, कौन बनाया कि स्टेट गवर्नमेंट अपने स्फीयर में काम करेगी, सेंटर गवर्नमेंट अपने स्फीयर में काम करेगी? इसको बनाने वाला है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इंडिया में सुप्रीम कौन है, तो सुप्रीम क्या सेंटर है, क्या स्टेट है, क्या कोर्ट है, क्या पार्लियामेंट है? कोई नहीं है। कौन सुप्रीम है इंडिया में? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, सब कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है।
तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कि वी विल बी अ फेडरल कंट्री, फेडरल कंट्री। अब फेडरल कंट्री है तो फेडरल कंट्री ये एक बनाए ड्राइंग, ये फेडरल कंट्री है तो ये जो सुपर इम्पोज स्ट्रक्चर है, दिस सुपर इम्पोज जो यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा बड़ा वाला स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज, हम लोग अपने देश में क्या बोलते हैं, ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर है इसको, हाथ उठाइएगा। सर क्वेश्चन नहीं सुन पाए, आवाज कर दी। बोल रहे हैं कि ये जो रेड कलर का जो स्ट्रक्चर बनाए हैं हमारे देश में, इस स्ट्रक्चर को हमारे संविधान में क्या बोलते हैं? सूरज बोलिए। यूनियन, यूनियन सर। यूनियन। एक क्वेश्चन और बनता है मेरा, ममता बोलिए, अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं? सर फेडरेशन। फेडरेशन। हाँ ठीक है, फेडरल। तो ये जो है, ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, हम लोग एक फेडरल कंट्री के रूप में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाया, जिसमें कि सुपर इम्पोज्ड स्ट्रक्चर इज यूनियन। यहाँ पे लिख रहा है यूनियन, यूनियन। हम लोग फेडरेशन नहीं बोलते अपना, मतलब वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन, नॉट फेडरल। अमेरिका में फेडरल वर्ड यूज होता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बोला कि हम एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट विल बी स्टेट्स, स्टेट्स। तो दो हैं, अब स्टेट्स बनाने के लिए हम ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से स्टेट्स है, तो स्टेट्स भी है हमारे एक देश में और एक यूनियन भी है। स्टेट्स को ब्रिटिश काल में हम लोग बोलते थे प्रोविंसेज, प्रोविंसेज, और यहाँ पे स्टेट्स बोलते हैं। चलिए, तो जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में यूनाइटेड स्टेट्स में स्टेट्स होते हैं, वैसे ही हम हमारे जो प्रांत हैं उनका नाम स्टेट्स रखे हैं, और प्रोविंसेज नहीं रखे हैं, स्टेट्स रखे हैं। और जैसे वो स्टेट्स ही हो, मतलब जैसे कभी इंडिपेंडेंट रहे, बट वो कहानी कभी और। तो अब क्या है कि ये बना दिए। एक बात आपको पूछते हैं, और देखिए हमारे लोग जो संविधान बनाने वाले लोग थे, उनमें हैंडफुल ऑफ पीपल हैड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल। अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, पटेल, ये जो कुछ गिनती के लोग हैं, ये गिनती के लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले की। तो हम आप लोगों से जानना ही चाहते हैं, ये लोग हमारे देश को कैसा बनाना चाहते थे? यूनाइटेड स्टेट्स की तरह बनाना चाहते थे स्टेट, या फिर किसी और तरह का? मेरा क्वेश्चन वेग है, जानबूझ करके वेग छोड़ दिए हैं। क्या यूनाइटेड स्टेट्स टाइप का बनाना चाहते थे या किसी और तरह का बनाना चाहते थे? ये पर्टिकुलर ये लोग जिनका हम नाम लिए, स्मृति बोलिए। सर ये स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाना चाहते थे, मतलब स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाना। ये जो है हमारा अमेरिका का संविधान से हम डिफर कर रहे थे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो काफी स्ट्रॉन्ग थे, वो जो लोग काफी इनका चलता था, वो लोग जो थे वो चाहते थे कि एक ऐसा देश बने जो काफी मजबूत देश हो, मजबूत। और मजबूती का अगर बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स मजबूत नहीं है। वो मतलब आप बोलेंगे कि अरे बड़ा मिलिट्री पावर, कैसे बोल रहे मजबूत नहीं है? हम इस सेंस में बोल रहे हैं कि वहां की जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट से अगर पावर कंपैरिजन करेंगे तो काफी मजबूत नहीं निकलती। स्टेट्स को काफी ज्यादा पावर है, काफी ज्यादा पावर है। आप देखें ना, वहां का प्रेसिडेंट नाक रगड़ के रह गया कि वहां का इलेक्शन कई जगह में कैंसिल कराया जाए, नहीं हुआ कैंसिल। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो चाहते थे कि एक ऐसा देश बने जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफी पावर हो। हम जरूर एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुने, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है वो चाहते थे कि यूनियन गवर्नमेंट मस्ट बी वेरी स्ट्रांग। वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरह नहीं कि स्टेट्स ज्यादा स्ट्रांग हो पावर्स के मामले में। आप लोग बता सकते हैं कि ममता कुछ पूछ रही है? अच्छा, गायब है। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं ऐसा क्यों? जो हम स्टेटमेंट दिए, क्यों ऐसा क्यों?
पूजा बोलिए। सर इंडिया में डाइवर्सिटी ज्यादा है इसलिए। कंप्लीट नहीं हुआ ना आंसर, मतलब रास्ता पकड़ी है बट अच्छा देखते हैं और देखते हैं। सूरज। सर हम बोल रहे थे ना कि जब जब हम लोग का कंट्री का मतलब सेंटर में मतलब कमजोर हुआ है तब तब फॉरेन इन्वेजन मतलब हुआ है हम लोग का कंट्री में। अच्छा, आप हिस्ट्री से उसको जोड़ रहे हैं। सना क्या बोल रही है? सर हम बोल रहे थे कि ये जैसे स्टेट वाइज अलग अलग मेजोरिटी रहता है, तो उस टाइम अगर हम हिस्ट्री में देखें तो कहीं पे मुस्लिम मेजोरिटी है तो मुस्लिम ये जीत जाता है, तो उस हिसाब से अगर किसी एक के पास पावर आ गया तो वो मतलब सेंटर को उतना सेंटर स्ट्रांग नहीं बन पाएगी और स्टेट जो है वो ज्यादा अपने हिसाब से चला पाएगी स्टेट को, इसलिए शायद। अच्छा अच्छा, और सुनते हैं, थोड़ा डिस्कशन कर ही लेते हैं। सुजाता क्या बोल रही है? सर हम बोल रहे हैं कि स्टेट कहीं अपने आप को अलग से अपना देश मतलब घोषित ना कर दे, उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए भी यूनियन को स्ट्रांग रखा गया। सनी, सबको सुन रहे हैं। सनी भी गायब है, नहीं ममता। सर, हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर। इन केस ऑफ वॉर सर यूनियन मतलब सुपीरियर हो जाए, पावर सारा पावर उसके हाथ में आ जाए। वार तो ऐसा, वार बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है। ममता क्या बोल रही है मतलब कि सर कोई भी इमरजेंसीज में। अच्छा ठीक है, समझ गया, आपका थीम समझ गया हम। ममता बोलिए। ममता गायब है। अच्छा ठीक है, हाथ लो कर देते हैं। हाँ तो हम अपना बातें बोले, आप लोग सारे के सारे लोग ट्रैक पे है, ऐसा किसी को नहीं बोल सकते कि गलत है। हम केवल लैंग्वेज अपना दे दे रहे हैं। बात यह है कि यस, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, काफी इसमें विविधता है। और हमारे जो, आप ध्यान से समझ लीजिएगा बात को, कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है महान महान, इस विविधता में बड़ा मुश्किल से एक कंट्री को फॉर्म किए थे। आप लोग को हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते मैं बताए कि कैसे नेशनलिज्म आया। हमारे यहाँ पे नेशनलिज्म नहीं था। इन 1850s लगभग 1857 के बाद से धीरे धीरे हमारे जो नेता थे वो तरह तरह से, तरह तरह तरीका से, कोई हिंदूवाद को लेकर के भी किया, कोई इकोनॉमिक नेशनलिज्म में भी किया, लेकिन किए जैसे भी किए वो, मतलब कहीं रास्ता गलत भी हुआ। गांधी का रास्ता था तो वो सबको मिलाकर के नेशनलिज्म लेकर के चलते थे। तो बात ये है कि नेशनलिज्म जो था वो एक नेशनैलिटी को वो पैदा किया, हमारे नेता पैदा किए। ठीक, बड़ा एक चाहे वो कुछ भी प्रतीक हो, चाहे गांधी टोपी हो, चाहे तिरंगा हो, चाहे जो भी हो, बट पैदा तो किए। वो पहले नहीं था। जब देश गुलाम हो रहा था तो नेशनलिटी नहीं था। लोग, बंगाल के लोग, बंगाल का राजा के प्रति अपना उनका जो आस्था था उस पे था। मराठा लोग अपने मराठा थे। तो खैर, अब हमारे जो नेता थे जिनका हम नाम लिए, नेहरू, पटेल, अंबेडकर, ये लोग, खास करके इसमें नेहरू और पटेल का हम बात करेंगे, ये लोग जो थे, ये लोग बड़े चिंतित थे कि अगर स्टेट को मजबूत कर देंगे तो डेमोक्रेसी में यो जो हम लोग बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किए हैं एक देश को, वो देश जो का टूट फूट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऐसे डिमागॉग आएंगे जो वोट लेने के लिए स्थानीय भावनाओं को उभारेंगे। कर्नाटक में उभारे ना कि हमारा अपना फ्लैग होगा, कश्मीर में हुआ ना, तो जहां भी आप देखेंगे, तो बंगाल में भी अभी इलेक्शन आ रहा है, आप देख लीजिएगा, आप मतलब इसको एक्सपीरियंस कर लीजिएगा अपने आप से कि कैसे बंगला भावना को उभारा जाएगा। तो ये जो हमारे जो नेता थे बड़े डरते थे कि ये डेमोक्रेसी तो शुरू कर रहे हैं, नेता तो लोगों का भावना भड़काएगा और स्थानीय अगर वो बातों पे भड़काएगा तो हमारा देश जो को कमजोर पड़ जाएगा। तो ये चाहते थे कि सेंटर स्ट्रांग रहे ताकि देश को इकट्ठा, जो नया नया राष्ट्रीयता का भावना है वो कहीं हाथ से ना निकल जाए। हालांकि बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए। खैर, तो ये सारे के सारे ये सीन है। इस सीन में बात ये उठेगा कि
अब थोड़ा हम टॉपिक से थोड़ा दूर अलग थोड़ा हट के बात करना चाह रहे हैं। अब ये हो गया, ये हमको जो इंट्रोडक्शन देना था हम इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आते हैं हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर डेमोक्रेसी का कोई हाईएस्ट फॉर्म है, डेमोक्रेसी, लोग जहां अपने ऊपर अपने लिए शासन करते हो, अगर डेमोक्रेसी का कोई हाईएस्ट फॉर्म है तो वो जो होगा दैट विल बी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि हम लोग अपने अपने एरिया का गवर्नेंस हमारे खुद के हाथ में हो, उसमें कोई भी सरकार चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दखल अंदाजी न दे, तो ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो जाएगा। दिस डेमोक्रेसी इज कॉल्ड ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तृणमूल लोकतंत्र, तो ये जो है ये और इसको और भी नाम देते हैं, कई सारे नाम देते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। पार्टिसिपेटरी, नॉट रिप्रेजेंटेटिव बट पार्टिसिपेटरी, पार्टिसिपेटरी। तो पार्टिसिपेटरी अगर डेमोक्रेसी होगा, कोई गांव के लोग अगर इतना डेमोक्रेसी कर दें कि गांव के लोग आपस में चंदा इकट्ठा करके, वो भी वॉलेंटरी नहीं, जैसे कि संविधान में लिखा हुआ हो वैसे पैसा लेकर के कहीं कहीं ड्रेनेज बना सके, कहीं छोटा मोटा पुल बना सके, कहीं तालाब बना सके, तो अगर उन लोगों को हम हाथ में पावर देते हैं तो दिस इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और पावर भी समझिएगा, पावर तो रहता ही है, लेकिन अच्छा जमशेदपुर का बात ले या कहीं किसी भी शहर का, अगर उस शहर के लोग ही खुद से डिसाइड करें कि पार्किंग कहाँ पे होगा, वेंडिंग होगा कि नहीं होगा, साक्षी मार्केट में आप जाते हैं भीड़ रहता है, वेंडिंग होगा कि नहीं होगा, अगर हम लोग खुद ही डिसाइड कर ले तो दिस विल बी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो आप बोल सकते हैं करते तो हैं, नहीं जमशेदपुर में नहीं करते, कम से कम जमशेदपुर में नहीं करते, काफी जगह में करते हैं, नहीं करते। यहाँ पे कौन करता है, यहाँ जो है दिस इज नोटिफाइड एरिया, नोटिफाइड एरिया में हमारी जो टाटा स्टील है, टाटा स्टील कई सारे डिसीजन लेती है। इसके अलावा अगर ग्रास रूट डेमोक्रेसी नहीं होगा तो कौन डिसीजन लेगा, डिसीजन लेगा डीसी। आप देखिएगा पुलिस वाले घूमते रहते हैं, वो वेंडर को हटाते रहते हैं। डीसी बीच में क्या हुआ था, लोकल एरिया का बात कर रहे हैं, समझा रहे एक पॉइंट को कि यहाँ पर क्या है कि बीच में जो पार्किंग है, पार्किंग का फी कार का जैसे 20 रुपये है, लेकिन उसमें जो टर्म बना था उसमें बना था कि अगर गाड़ी में डैमेज हो जाता है या गाड़ी चोरी हो जाता है तो जो पार्किंग का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जिम्मेवार नहीं होगा। यहाँ की लोकल गवर्नमेंट, यहाँ की हमारी जमशेदपुर का जो भी गवर्नमेंट देखता है, ये लोग ऐसा एक रूल बनाया था जिससे लोग जो है यहाँ पर थोड़ा आंदोलन करने लगे, तो रूल को चेंज कर दिया गया कि नहीं डैमेज के लिए और चोरी के लिए जिम्मेवार होगा। बात यह है कि रूल कौन बनाया, तो रूल जो है अगर यहाँ टॉप में देखा जाए तो टॉप में डीसी होता है और डीसी के नीचे जो ऑफिसर होंगे वो रूल बनाए होंगे। तो क्या डीसी रूल बना रहा है तो क्या इसको ग्रासरूट डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, यहीं पर तो बना रहा है। आप लोग बताइए क्या एक ग्रासरूट डेमोक्रेसी है कि डीसी रूल बना रहा है या ऑफिसर्स रूल बना रहे हैं। आतुफा बोलिए। नहीं होगा सर, क्योंकि इसमें लोकल लोगों का तो पार्टिसिपेशन नहीं है। किसका, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है फिर, जो लोग रूल बना, जैसे डीसी रूल बना रहे हैं तो वो पार्टिसिपेट, एग्जीक्यूटिव। अच्छा अच्छा ठीक है। आकांक्षा, किसका कंट्रोल में आ गए हम लोग, सर सेंटर का में। अनिमेश, किसके कंट्रोल में स्टेट होगा शायद सर। हाँ स्टेट होगा, सेंटर नहीं होगा, क्योंकि डीसी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन में काम करता है। तो ये जो होगा दिस इज नॉट, अब आ रहे पॉइंट पे फिर वापस कि दिस इज नॉट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कब होता, जब जमशेदपुर में इलेक्शन होता, इलेक्शन होकर के एक बॉडी बनती म्युनिसिपैलिटी, और म्युनिसिपैलिटी जो होती है म्युनिसिपैलिटी ये सारे के सारे डिसीजन लेती हमारे लोग। तो ये लोकल लेवल पे अगर हम गवर्नमेंट देते तो इसको हम लोग बोलते इट इज, तब हम बोल पाते कि इट इज
पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ग्रासरूट डेमोक्रेसी। तो बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर क्या सोचते थे? एक उठेगा पॉइंट कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और ग्रामीण जो है वो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के बारे में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। गांधी को लेते हैं पहले। आप लोगों में से कुछ लोग तो बोल ही सकते हैं, गांधी का क्या ख्याल था? आकांक्षा। सर वो स्टेट को स्ट्रांग बनाना चाहते थे। स्मृति। सर गांधी जी का मतलब महात्मा गांधी का फोकस था कि डिसेंट्रलाइज्ड हो और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एम्पावर्ड हो, और ये उन्होंने हिंद स्वराज में भी शायद मेंशन किया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को वो प्रमोट करना चाहते थे, पावर वहां से निकले। दो अलग अलग आंसर आया, तो पूजा। सर गांधी जी स्थानीय स्वशासन के बहुत बड़े पक्षधर थे। सूरज। सर वो छोटे छोटे एरिया में मतलब लोगों को पावर देना चाहते हो, अपना डिसीजन खुद ले सके। सनी, सबसे ही पूछ लेते हैं जितने लोग हाथ उठाए। 2-3 सर गांधी जी का कॉन्सेप्ट वही पंचायत राज टाइप का था कि मतलब वो उसी को एम्पावर्ड करना चाह रहे थे लोकल लेवल पे। ममता। सर उनका सिद्धांत तो ट्रस्टीशिप वाला सिद्धांत था। अच्छा, यहाँ पे ट्रस्टीशिप का जरूरत नहीं है ममता, आप क्लास कर नहीं रहे हैं अभी, हमको नहीं लगता है। अच्छा खैर, हाँ सुजाता बोलिए, वो लास्ट आप ही है। हाँ सर, हम बच गए थे। वो चाहते थे कि गांव में ही सारा चीज, मतलब वो लोग अपने से ही सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ गवर्नमेंट इस तरह से। सबका आंसर सही रहा, एक फर्स्ट आंसर को छोड़ करके। गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन के बहुत बड़े पक्षधर थे। वो चाहते थे एवरी विलेज शैल बी अ रिपब्लिक, एवरी विलेज, हर विलेज जो होगा अपना काम कर लेगा, सारा का सारा काम, दूसरे गांव से डिपेंडेंसी नहीं रहेगा उसका। वो अपना गांव में वो बर्तन भी बना लेगा, कपड़ा भी बना लेगा, सब काम कर लेगा। तो ये गांधी जी का व्यू था। बट गांधी जी वाज इन मेनी वेज ही वाज आइडियलिस्ट। कुछ जगह पे अगर अंबेडकर से कंपेयर करें तो ही वाज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, लेकिन कहीं कहीं पे उनको लगता था कि जे कहीं पर प्रैक्टिकली जो सिचुएशन था वहां पे शायद वो नहीं समझ पाते थे बातों को। अंबेडकर जो थे, मतलब गांधी जी का जो भारत था वो गांव का भारत होना चाहिए था। और अंबेडकर को इससे बहुत बड़ा मुद्दा रखते थे कि नहीं, गांव में कास्टिज्म है, गांव में पेटी पॉलिटिक्स होंगे, और गांव के बजाय शहर जो है वो ज्यादा बेहतर है, वहां पर ज्यादा इक्वालिटी है। ये फर्क है। खैर, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में करते वहां वापस है, जो नेहरू और पटेल ऐसे लोग थे, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर के काफी ज्यादा उत्साही नहीं थे कि ये मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एम्पावर्ड, मतलब काम करेंगे जरूर, लेकिन वो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में इंडिपेंडेंट टाइप से काम करेंगे। इसके लिए काफी ज्यादा इन्थुसियास्टिक नहीं थे कि यह ऐसा करे, क्योंकि उनको लगता था कि कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो पंचायतों को का जान मार देगा, और इससे जो होगा डिसेंट्रलाइजिंग टेंडेंसियां भी होंगी। अभी भी आप जाएंगे गांव वगैरह में तो जो पैक्स वगैरह है ना, इसमें काफी कास्टिज्म होता है, काफी 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 ज्यादा। खैर, हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं। तो हम थोड़ा सा एक व्यू आप लोगों को दिए कि डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में क्या सोचा गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर क्या सोचते थे। तो किए क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एक आर्टिकल लिखे, दैट इज आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 जो है, इट इज इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें वो लिखा है कि सरकार, राज्य जो होगा वो पंचायतों को मजबूत करने का प्रयास करेगा, और उनको स्रोत कुछ देगा, फाइनेंशियल भी स्रोत देगा ताकि अपना काम ठीक से कर सके। लेकिन आर्टिकल 40 जो था, ये 40 में लिखा था प्रयास करेगा, तो प्रयास करेगा। तो अगर प्रयास नहीं करता है तो आप केस नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में जाकर के प्रयास नहीं कर रहा, क्योंकि दिस इज नॉन जस्टिसेबल। पार्ट 4 जो है उस पर आप केस नहीं कर सकते। ठीक है।
और क्या किए ये लोग, और ये लोग हमारा जो शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7, तो आप लोग बताइए, हाथ उठाइए फटाफट कि शेड्यूल 7 में कितने लिस्ट हैं। आसान क्वेश्चन में भी आधा लोग ही आंसर करते हैं। आकांक्षा, 3 लिस्ट है सर। नाम बताइए तीनों लिस्ट का। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। सना नंबर बता सकती है क्या कि कौन सा नंबर यूनियन है, कौन सा कंकरेंट है, कौन सा स्टेट है? नहीं सर, नंबर नहीं याद है। अच्छा, कौन बता सकता है? अब वो लोग हाथ खड़ा करके रखेंगे। हाँ काजल बोलिए। सर लिस्ट 1 स्टेट लिस्ट है, लिस्ट 2 सॉरी लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट है और लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट। अच्छा ठीक है, सही है। शेड्यूल 7 का में आप लोगों को पता है कि 1 लिस्ट यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, 3 लिस्ट हैं। देयर आर 3 लिस्ट शेड्यूल 7। फर्स्ट लिस्ट pertains to union, second list pertains to state and third list is concurrent list। तो फर्स्ट लिस्ट में जो भी है, एक एग्जांपल ले रहा है। डिफेंस सेंटर देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है। 2 में पुलिस, एंट्री पुलिस का पूरा काम स्टेट गवर्नमेंट देखती है, सेंटर का कोई काम नहीं है। थर्ड कंकरेंट, एजुकेशन, दोनों देख सकती है। इसी तरह के एंट्री इसमें है। तो सेकंड में ये लोग डाल दिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि कहने का सेंस ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में क्या किए, वो एक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मजबूत करने का कोशिश किया जाना चाहिए। और कौन करेगा? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का कहना था कि ये काम स्टेट गवर्नमेंट्स करेगी, सेंटर का काम नहीं है। ये सेंटर नहीं, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो पंचायत बनाए, चाहे तो नहीं बनाए, लेकिन उनको बनाना चाहिए। आर्टिकल 40 बोलता है बनाना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होंगी, पावर क्या होंगे, फंक्शन क्या होंगे, उनके पैसा कहां से आएगा, ये सारी की सारी बातें जो होंगी, ये बातें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना करके डिसाइड करेगी। यानी इस पर लॉ बनाना था स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये हमारा ओवरऑल सीन है अभी तक का। अब हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं कि आजादी से पहले क्या ये सीट आप लोग को नया सीट दिख रहा है? क्या सीट चेंज हुआ? नो सर। अच्छा, तो ठीक है। ठीक, ये नया सीट अब आप लोगों को दिख रहा होगा। तो किसी और से पूछ लेते हैं। अच्छा, देव सीट दिख रहा ना नया? हाँ दिख रहा सर। ठीक है। अभी काफी अटेंडेंस बढ़ गया है, तो एक बात हम अपना बोल ही दे आप लोगों को। देखिए, करंट अफेयर्स के बिना हम बार बार बोलेंगे आपको, यूपीएससी नहीं निकलेगा। बीपीएससी जेपीएससी में कुछ चांसेज है, मतलब कि कुछ चांसेज है, कहने का मतलब कि कुछ मैगजीन अगर पढ़ लेंगे तो हो सकता है निकल जाए, मैगजीन्स वगैरह अपडेट करेंगे तो। यूपीएससी नहीं होगा, तो आप लोग अगर उसके अवॉइड कर रहे हैं, हमको पता है नहीं हो पा रहा होगा तभी अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन मेहनत बढ़ा करके कोशिश कीजिए उसको पकड़ के रखने का, क्योंकि हम पार्टिकुलरली हम यूपीएससी के बारे में बहुत श्योर हैं कि वो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता है। खैर एनीवे, आप लोग का भी अपना डिसीजन होगा। तो हम आगे बात करते हैं। हाँ, अब देखते हैं हम लोग कि इंडिया में क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था। तो वैदिक काल में आते हैं। वैदिक काल में हम लोगों को कुछ बॉडीज का नाम मिलता है। दैट बॉडीज
सभा, समिति और विदत, ये जो है ये वैदिक टेक्स्ट में ये मेंशन्ड है। तो ये क्या करती थी, ये चर्चा करती थी, जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है तो उस तरह से वो हम लोग को डेलिबरेटिव बॉडी के बारे में हम लोगों को चर्चा मिलता है। खैर, हम लोगों का ए वाला जो पार्ट है ये उतना ज़्यादा सेल्फ गवर्नमेंट से उतना रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हम अगर एक्सप्लेन करें, चूंकि उस समय बड़े बड़े राज्य पैदा नहीं हुए थे, राज्य छोटे छोटे ही थे। और जैसे एक राज्य था वैशाली का, तो वहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को वैशाली। तो वैशाली का जो रिपब्लिक था, छोटा सा रिपब्लिक था, तो वहाँ पे तो अपने आप में सिटी स्टेट जैसा ही था। तो वहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती थी और लोगों को सलाका दिया जाता था। सलाका मतलब लकड़ी के टुकड़े, वो कलर्ड होते थे, जैसे आजकल के हिसाब से ग्रीन और रेड मान लीजिए। और एक सलाका पुरुष होता था, वो क्या होता था कि वो लेके घूमता था, तो लोगों को सलाका बांट दिया जाता था। और लोग जो है, सलाका मतलब जैसे आजकल का एक मैच स्टिक होता है ना, उस तरह का समझिए आप। और लोग जो है रेड और ग्रीन को दे दिया जाता था, जैसे हम रेड ग्रीन से बोल रहे कि आप समझते हैं। और वो जो है किसी मुद्दा पर अगर कोई राय व्यक्त करना होता था, तो लोग जो था उस सलाका में अपना पसंद का सलाका, जैसे ग्रीन या रेड डाल देंगे, और लास्ट में गिनती होगा कि रेड ज्यादा है कि ग्रीन ज्यादा है, और उस हिसाब से फिर डिसीजन लिए जाते थे। तो इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्राचीन काल से ही है। और उत्तर मेत्तूर एक इंस्क्रिप्शन है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ये चोल काल का है। इसमें उत्तर मेत्तूर में बहुत डिटेल में बताया गया है कि चोल किंगडम में किस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता था चोल राज्य में के बारे में मतलब अगर आपसे कभी कभी बहुत बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कौन विख्यात है, तो चोल लोग विख्यात है। क्यों विख्यात है? क्योंकि हम लोगों को मिल गया है कॉपर प्लेट। उस कॉपर प्लेट में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है कि कैसे इलेक्शन होगा, इलेक्शन जिसका होगा उसका एज मिनिमम कितना होना चाहिए, जैसे 35 इयर्स, उसको क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, उसका अपना जमीन हो, अपना घर में रहता हो, क्या क्या डिसक्वालिफिकेशन होने चाहिए, अगर वो हिसाब पिछला बार वाला कमेटी में था और एक कमेटी में हिसाब नहीं दिया था तो वो फिर इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता है। ये सारे डिटेल्स दिए गए हैं। फिर वारियम सिस्टम था, वारियम सिस्टम में छोटी छोटी कमेटियां बनती थी, तालाब की अलग कमेटी थी। तो इस तरह से वो कमेटी जो थी वो कमेटियां शासन करती थी। चोल के बारे में बहुत बहुत डिटेल में है। तो कोई हमको बता सकता है क्या, टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कि ये जो उत्तर मेत्तूर इंस्क्रिप्शन है वो किस तरह का गांव के बारे में उसमें है, गांव का टाइप कौन सा था, जिसको मतलब काफी मेमोरी होगा और मेरा पुराना बात कभी याद होगा तो बता पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन तो टफ है ही। किस टाइप का गांव के बारे में? अच्छा ठीक है, हम थोड़ा सा बोल दे रहे हैं। हम तो बोलिए। सर हम गैस करेंगे सर। वो गांव होगा, वो सभा टाइप का जो गांव होगा वो होगा, मतलब जिसमें उर, नगरम और सभा, ये 3 तरह के गांव होते थे। ये सभा जो थी वो ब्राह्मणों की गांव होती थी। ये सभा के बारे में डिस्क्रिप्शन उत्तर मेत्तूर इंस्क्रिप्शन में है। हिस्ट्री का क्वेश्चन था, पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग। तो इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का शुरुआत आधुनिक काल में, यानी अंग्रेजों के आने के बाद कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 1688 में, जब मद्रास में एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना। बाद में लॉर्ड मेयो जो था, ये इसमें कुछ इलेक्टेड एलिमेंट्स भी ले आया। ठीक है। अब क्या ब्रिटिश काल में गांव जो होता था वो यूनिट था, वो यूनिट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? गांव। लेकिन बता रहे हैं बात जो बताया बाद में, जैसे डीसी डिसीजन लेगा, उसी तरह से ये सेंटर के अधीन में काम करते थे, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। जो ब्रिटिश काल में हमारे गांव थे, वो लोग
उस एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट तो था, वहीं से एडमिनिस्ट्रेशन का देखा जाए तो वहां से ऊपर ऊपर जाता था, लेकिन वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था। तो हमारे इंडियन लीडर्स बोलना शुरू किए कि नहीं, हम लोग डोमिनेंट स्टेटस दो। आप लोग को याद होगा, हिस्ट्री से थोड़ा रिलेट कीजिए कि हम लोग को डोमिनेंट स्टेटस दो, हम लोग को ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसा बना दो, हम लोगों को अपना काम खुद करने दो, सेल्फ गवर्नमेंट। तो हमारे जो लीडर्स थे, तिलक और आगे के जितने भी गोखले, नरौजी और बाद के अरविंदो घोष, सारे के सारे लोग बोले कि हम लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, नॉट इंडिपेंडेंस बट सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। तो ये सेल्फ गवर्नमेंट जो मांगना शुरू किए, तो ये तो था नेशनल लेवल पे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी हालत में रेडी नहीं थी कि वो सेल्फ गवर्नमेंट देते। तो वो क्या की, वो शुरुआत की गांवों से कि वहां पे तुम लोग को सेल्फ गवर्नमेंट दे देते। तो सेल्फ गवर्नमेंट देने के लिए वो कई सारे लॉज बनाई। जैसे बंगाल में अगर देखा जाए तो बंगाल में बंगाल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट बना 1885 का। इस एक्ट से गांव को कुछ पावर दिएगा। बंगाल विलेज सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1919, बंगाल म्युनिसिपल एक्ट 1884, ये सारे के सारे एक्ट बना करके, और जो लोकल लेवल पे जो बॉडियां थी उनको कुछ पावर दिए गए अपना काम खुद करने का। और आपको अच्छा से याद होना चाहिए, क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि अगर ये मैप बना इंडिया का, तो 92 याद कीजिए, 1892 में एक जो एक्ट आया था, उस एक्ट से जैसे बंगाल में अगर एक बॉडी है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग चुन के आते थे वो लोग म्युनिसिपैलिटी वगैरह से ही चुन करके आते थे। आप लोगों को याद होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग चुन करके आते थे वो म्युनिसिपैलिटी से ही चुन करके आते थे। तो बात ये था कि गांव में पंचायत बनाया गया। कौन बनाया? अंग्रेज लोग बनाया। कैसे बनाया? लॉ से बनाया। और म्युनिसिपैलिटी बनाया तो म्युनिसिपैलिटी में और जो सेल्फ गवर्निंग एरिया थी वहां पर जो लोग चुने जाते थे, म्युनिसिपैलिटी में जो लोग चुने जाते थे वो लोग वोटर बन जाते थे। जैसे सोचिए बॉम्बे, पूरा का पूरा बॉम्बे प्रोविंस, तो बॉम्बे प्रोविंस में जितनी सारी म्युनिसिपैलिटियां होंगी, सोचिए हम एज्यूम कर रहे हैं पुणे में एक म्युनिसिपैलिटी है, एक सूरत में म्युनिसिपैलिटी है। आप सोचेंगे कि सूरत तो गुजरात में है, बट उस समय मुंबई में ही था। सूरत में म्युनिसिपैलिटी है और मुंबई में खुद म्युनिसिपैलिटी है। ये सारे के सारे म्युनिसिपैलिटी में लोग चुनेंगे म्युनिसिपैलिटी वालों को, और म्युनिसिपैलिटी वाले वोट करेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बे की बनेगी, और बॉम्बे की लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फिर कैंडिडेट भेजे, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी। तो बात यह है कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायतों को सरकार जो थी वो गवर्नमेंट बना कर एक्ट बना करके कुछ एम्पावरमेंट की। अब आते हैं हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में अब थोड़ा समझाना पड़ेगा, यहाँ पे समझाते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया 1919। क्यों आया? क्योंकि इंडियन लोग बोल रहे थे कि हम लोगों को अपना देश चलाने दो, तो देश चलाने दो, यहां पे चलवाते हैं देश। ये बंगाल है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का बोला कि आप लोग देश चलाना चाहते थे, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग देश चलाना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग पहले राज्य चला के दिखाइए। तो आप लोग बंगाल चलाइए, बॉम्बे चलाइए, लेकिन पूरा नहीं देंगे। समझिएगा बात को, पूरा नहीं देंगे। आप लोग कुछ बात संभाल के दिखाइए, कुछ बातें, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ये सब आप लोग संभाल करके दिखाइए। ये जो लिस्ट था इसको बोला गया ट्रांसफर्ड लिस्ट। ट्रांसफर्ड मतलब थोड़ा सा समझाएं। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में एक लिस्ट था जो कि सेंट्रल लिस्ट था, डिफेंस, फॉरेन रिलेशनशिप, ये तो सेंटर का काम है, कौन करेगा? दिल्ली से ब्रिटिश सरकार करेगी। एक लिस्ट था जिसको बोला गया कि स्टेट लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट। तो प्रोविंशियल लिस्ट में जैसे मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा कलर लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, जैसे मान लेते हैं जेल, ये सब। इसमें इंडियन लोगों को बोला कि इस लिस्ट में कुछ और भी लिस्ट का एंट्री कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया एजुकेशन,
एग्रीकल्चर, बोला कि ये जो है दिस विल बी ट्रांसफर्ड लिस्ट, ट्रांसफर्ड, ये हो गया सेंट्रल लिस्ट, ये हो गया प्रोविंशियल लिस्ट, और ये जो होगा ये ट्रांसफर्ड, कहां से ट्रांसफर्ड, ये प्रोविंशियल का पार्ट है, और ये जो नहीं ट्रांसफर हुआ इसको बोलते थे रिजर्व लिस्ट, रिजर्व। तो रिजर्व लिस्ट में नहीं, बोला कि ट्रांसफर्ड लिस्ट में जो कुछ लिखा हुआ है वो आप चला के दिखाइए, और उस ट्रांसफर्ड लिस्ट में एक आइटम था, उसका नाम था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इस ट्रांसफर्ड लिस्ट में एक नाम था, वो था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कानून बनाए, लोकल, रिपीट कर रहे हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कानून बनाए, स्टेट गवर्नमेंट को पावर था। और स्टेट गवर्नमेंट में किस पार्ट को था ये पावर, इंडियन लोगों को पावर था। यानी समझिएगा बात को, कलकत्ता में आते हैं हम लोग, कलकत्ता में एक बॉडी है, उसमें 50 लोग हैं, 50 में से उसमें 10 लोग जो है, ध्यान से समझिएगा, 10 लोग जो मिनिस्टर्स हैं कलकत्ता में। मिनिस्टर्स किसके मिनिस्टर्स हैं, एक गोरा सा आदमी है उसके, कौन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गवर्नर। तो ये जो गोरा आदमी है, इस गोरा आदमी के मिनिस्टर है, 10 मिनिस्टर है। एक गोरा आदमी जो है ये गवर्नर है। इसमें सोचिए 6% जो है वो अंग्रेज है, इसमें 4% जो है वो इंडियन है। तो ये जो बोला गया कि प्रोविंशियल लिस्ट में ये जो 6 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, ये 6% जो होंगे वो लॉ एंड ऑर्डर, यानी ए वाला चीज, लॉ एंड ऑर्डर और जेल, ये सब देखेंगे। और ये जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग देखेंगे ये ट्रांसफर्ड। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसमें था, जैसे हम बताए, एजुकेशन और एग्रीकल्चर। तो ये लोग, तो बात क्या बोल रहे हैं, इंडियन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया स्टेट में कि आप लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट कीजिए। ठीक, ये काम रहा 1919 के एक्ट में। इसके बाद इंडिया लोग काम किए, जरूर अच्छा काम किए, लेकिन इंडिया लोग बोले कि अरे एक स्टेट में स्टेट पूरा नहीं चलाने देता है, आधा अधूरा चलाने देता है। तो फिर आया 1935 का एक्ट। 1935 का एक्ट में बोला गया कि पूरा ही स्टेट चलाओ, यूं सेंट्रल लिस्ट को छोड़ दो, तुम लोग का बस का बात नहीं है। हम लोगों को बोला गया ये लो पूरा अपना हाथ में पकड़ो। यानी कि अब यहाँ पर ये जो 6 लोग हैं आपको दिख रहे हैं, ये लोग गए, अब ये काले हम लोग जैसे ये 6 लोग आ गए। यानी कि अब पूरे के पूरे इंडियन लोग को ये पूरा का पूरा लिस्ट मिल गया। तो इसका मतलब नेचुरली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 19 में भी इंडियन लोगों के हाथ में था और 35 में भी इंडियन लोगों के ही हाथ में रहा। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि इंडियन लोगों को चलाने के लिए बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट आप लोग चलाएंगे। तो ये कहानी यहां तक आया। अब ये ट्रांसफर सब्जेक्ट समझा दिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या था, ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट में था। ये जो लिस्ट, ये पूरा लिस्ट को बोल रहे हैं, पहले ट्रांसफर्ड केवल बोल रहे थे, अब पूरा को बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ हम बता ही दिए कि इसके बाद आया 1946। 1946 में अंग्रेज लोग बोले कि आप लोगों को तो आजादी दे देंगे, आप लोग अपना संविधान बनाइए। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे संविधान बनाना शुरू किए, लेकिन हम जैसा बताया आप लोगों को, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर के उनको डर था, मन में बहुत सारी आशंकाएं थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को पावर नहीं दिए। वो बोले कि देना चाहिए। आर्टिकल 40, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स, endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government। करना चाहिए, ठीक है, स्टेट को ये काम करना चाहिए बोले वो, लेकिन वो सीधे पावर नहीं दिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखवा दिए कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायतों को क्या पावर होंगे, ऐसा नहीं लिखवाए, बताएं, तो डर रहे थे। और जो सेकंड जो 7 शेड्यूल का जो स्टेट लिस्ट है, उस स्टेट लिस्ट में जैसे 35 का एक्ट में था, उसी तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रहा। तो बात यह है कि
जो इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, रिपीट कर रहे कुछ बातों को, कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो पंचायतें थी या म्युनिसिपैलिटी थी, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, उनको कॉन्स्टिट्यूशन से पावर नहीं मिलता था, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर नहीं मिलता था। उनको पावर जो देती थी वो स्टेट गवर्नमेंट देती थी, यानी वो स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी पे थे। वो नहीं बोल सकते स्टेट गवर्नमेंट को कि तुमको पावर अगर कॉन्स्टिट्यूशन दिया है तो हमको भी दिया है। देखिए, आज स्टेट गवर्नमेंट उस समय भी बोल पाती, आज भी बोल पाती है। सेंटर अगर ज्यादा परेशान करे स्टेट को, तो स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं कि आपको अगर संविधान पावर दे रहा है तो हमको भी तो संविधान ही पावर दे रहा है, हम आपके गुलाम नहीं है। ये बात जो है, ये बात हमारे स्टेट गवर्नमेंट बोल सकती है, उस समय ही बोल सकती थी। लेकिन उस समय की म्युनिसिपैलिटियां ये नहीं बोल सकती थी स्टेट गवर्नमेंट को कि अगर आपको पावर कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है तो हमको भी कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, इसलिए हम आपको अपना काम करने दीजिए। नहीं, उस समय नहीं बोल सकती थी। उस समय वो म्युनिसिपैलिटियां बोल सकती थी कि आप स्टेट गवर्नमेंट, आप हमको पावर दिए हैं, आप छीन भी लेंगे, हम तो आपके दिए पावर पे काम करते हैं। ये फर्क है। स्टेट सेंट्रल रिलेशनशिप में फर्क में आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे स्टेट काफी मजबूत है। लेकिन जब संविधान बना था तो हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थे, ये स्टेट गवर्नमेंट के लॉ के कारण अस्तित्व में आते थे और लॉ के कारण हट जाते थे। तो धीरे धीरे करके हमारे देश में कुछ कॉन्फिडेंस आया हमारे नेताओं को, कुछ कमेटियां बनी, और कमेटियां बनाने के बाद फाइनली ये डिसाइड किया गया कि जो अभी तक 2 टायर सिस्टम था हमारा, मतलब कि सेंटर स्टेट, उसको 3 टायर कर दिया जाए, यानी कि संविधान ही पावर दे दे पंचायतों को और म्युनिसिपैलिटीज को, संविधान ही पावर दे दे। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर दे देगा, ठीक, तो इससे क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट का हाथ बंध जाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का तो उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। अगर बोल दिया जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, सॉरी पंचायत के बारे में, कि पंचायत में एटलीस्ट 1/3 रिजर्वेशन विमेन का होगा, आप सोचिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया तो स्टेट गवर्नमेंट तो फंस गई कि तो कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमको तो कम से कम इतना तो रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। ये मतलब यहाँ पे फर्क आ जाएगा। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर नहीं लिखा हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट का मर्जी पे हो जाएगा कि वो 33% देती है या नहीं देती है, या जो मर्जी करती है। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये जो पावर था कि पंचायत कैसे काम करेंगे, ये पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के पास में था। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, उसके बाद वे पावर पूरी तरह से स्टेट के हाथ में नहीं है उनके पास पावर है, बट उनका पावर को लिमिट कर दिया गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत कुछ बोल देता है कि ये बातें म्युनिसिपैलिटी और पंचायत में होंगी, जिसका कि कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, या इस केस में स्टेट। तो किसी को यहां तक कोई क्वेश्चन है? काफी कॉन्सेप्चुअली बात कर रहे हैं, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं है, इसका मतलब है कि हम सक्सेसफुली आप लोगों को बात अपना समझा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि आर्टिकल 40 के कॉम्प्लायंस में कि पंचायतों को मजबूत किया जाए, 52 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बना, जिसमें कि जो गांव होंगे वो सेल्फ हेल्प से वो उनका सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, गांव का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, इसके लिए प्रोग्राम बना था। इसके लिए जो गवर्नमेंट को क्या बोला गया था कि गांव अपना काम खुद करेंगे, अपना उत्थान खुद करेंगे सोशियो इकोनॉमिक। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट उनको एडवाइस देगी, टेक्निकल अगर कुछ उनको जरूरत हो तो देगी, कुछ सप्लाई चाहिए तो देगी, और अगर पैसे चाहिए तो देगी, लेकिन काम जो होंगे वो गांव वाले ही करेंगे। ये प्रोग्राम जो था बहुत बड़ा स्केल में चलाया गया था। तो फिर क्या किया गया कि थोड़ा सा छोटा स्केल में, ताकि ज्यादा गांव कवर हो पाए, एक और प्रोग्राम बनाया गया, दैट इज नेशनल एक्सटेंशन सर्विस।
ये नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो था ये 53 में लॉन्च किया गया। 2 प्रोग्राम का नाम लिए, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और एक नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 52 और 53 में। इनका काम कैसे कर रहे हैं, गांव में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको जानने के लिए एक कमेटी बनाई गई। खैर, उस कमेटी बनाने से पहले सेकंड 5 ईयर प्लान का कहना था कि जो विलेज पंचायत होंगे वो जो चुनी हुई संस्थाएं हैं, मतलब कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उससे वो जुड़ जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट का पूरा काम जो होगा ये पंचायत ही देखे। ये सेकंड 5 ईयर प्लान का कहना था कि पंचायत का हाथ में पावर होना चाहिए। क्या जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस था, उसका जांच के लिए कैसा चल रहा है सब कुछ, उसके लिए कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का हेड थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता जो थे वो क्या बात कर रहे थे कि गांवों का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो गांवों का ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसके लिए प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे थे। बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में एक कमेटी बनाओ, कमेटी को रिकमेंडेशन देना था कि क्या किया जाए ताकि और बेहतर हो सके। तो वो जो रिकमेंडेशन था, वो रिकमेंडेशन को हम लोग बोलते हैं, 1 मिनट, वो जो रिकमेंडेशन था वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का था। आप डिसेंट्रलाइजेशन समझ गए, मतलब कि नीचे तक मामला को ले जाया जाए। अच्छा, थोड़ा बात करते हैं और देखिए, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ये आप लोग के घरों में भी दिखता है। बहुत सारे पेरेंट होते हैं जो बच्चों के लिए हर तरह का डिसीजन ले देते हैं, हर तरह का, कुछ भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते कि वो खुद से कर ले सब कुछ। फॉर्म भी अगर भरना होगा तो बच्चा जो जाएगा, बच्चा ग्रेजुएशन में है बच्चा, लेकिन वो फॉर्म ले जाके अपने मम्मी और पापा को दे देगा, वो भरेंगे फॉर्म और भर करके हो सकता है कि अपना गाड़ी में बैठा के ले भी जाए। तो दिस इज वेरी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। और कहीं कहीं पे काफी डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में होता है उसमें माँ बाप छोड़ देते बच्चों को कि अपना डिसाइड कर लो, तो गाइडेंस तो होना ही चाहिए, बट बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन जो है वो उससे काम अच्छे नहीं होते। तो खैर, ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का एक रिकमेंडेशन दिया गया, बोला गया कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए पंचायती राज में। गांव का बात कर रहे हैं, अभी शहरों का नहीं बात कर रहे हैं। उसमें बोला गया कि इसमें एक नीचे में ग्राम पंचायत होना चाहिए गांव का लेवल पे, और जो ब्लॉक लेवल है वहां पर होना चाहिए पंचायत समिति, और टॉप लेवल पे जिला परिषद होना चाहिए। समझाने के लिए बता दे, एक जिला होगा, उस जिला में कई सारे ग्राम पंचायत होंगे। अब कुछ ग्राम पंचायतों पर एक पंचायत समिति होगी, और इन तीनों के ऊपर में एक और बॉडी होगी जिसका नाम होगा जिला परिषद। तो ये 3 टायर सिस्टम को ये एडवाइस किया। इसका रिकमेंडेशन को जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो मान लिया, इसमें जिसमें चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मान लिया जनवरी 58 में। और इसका मतलब है कि हमारे चीफ मिनिस्टर जो है एग्री कर गए, ठीक है हम लोग ऐसा सिस्टम बनाएंगे। और ये जो कमेटी थी इसमें जो डिसीजन हुआ, बोला गया कि ठीक है हम पंचायती राज शुरू करेंगे, लेकिन डिटेल्स जो होंगे वो डिटेल्स हर राज्य अपना अपना कर लेगा। मतलब ऐसे जनरल बात बोला गया कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, लेकिन बोला गया कि नहीं, डिटेल्स जो है वो राज्य ही डिसाइड करेंगे, बट शुरू करेंगे। और एक शुरू हुआ बलवंत राय मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन, उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मीटिंग, और मीटिंग के बाद शुरू हो गया हमारा पंचायती राज सिस्टम। तो राजस्थान वो पहला राज्य था जो पंचायती राज शुरू किया, और ये शुरू किया नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 59 को। इसी साल आंध्र प्रदेश में शुरू कर दिया, पहले है राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और अगला साल तक लगभग सारे राज्य जो थे
वो पंचायती राज शुरू कर दिए थे, ठीक। लेकिन टायर जो है वो उसमें फर्क थे, जैसे और टायर, इलेक्शन, काफी सारे फर्क थे। हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोगों से, ये इतने सारे फर्क कैसे हो गए कि सब बनाया अपना अपना पंचायती राज, लेकिन सबका सिस्टम ही अलग अलग है? क्यों अलग अलग, ऐसा क्यों? अनिमेश बोलिए। वो स्टेट लिस्ट में था इसीलिए। एग्जैक्टली तो ये जो है स्टेट को पावर था, क्योंकि सेंटर तो एक प्रपोजल दे दी लोगों से, मुख्यमंत्रियों से कमिटमेंट भी ले ली, लेकिन काम तो इन्हीं लोगों को करना था, पावर तो इन्हीं को है। तो वो फिर वो डिफरेंट तरीके से राजस्थान जो बनाया वो 3 टायर सिस्टम बनाया। तमिलनाडु क्या किया? तमिलनाडु 2 टायर सिस्टम बनाया। वेस्ट बंगाल किया, वो 4 टायर बना दिया। तो इसी तरह से वो अलग अलग सिस्टम थे। बाकी थोड़ा बहुत आप पढ़ के समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर हाँ, ये टायर सिस्टम नहीं समझे हम। टायर सिस्टम का मतलब हो गया ना, आप यहाँ पे क्या है कि वो तो आप तब भी समझ जाएंगे जब अभी हम बताएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है कि गांव में एक गांव है, एक गांव में क्या बना, एक गांव में एक बना आपका ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत जो है उसका इलेक्शन होगा, उसको पावर दिए जाएंगे। अब इसको जो ग्राम पंचायत को जो पावर होगा, अब जैसे ग्राम पंचायत को पावर दे देंगे कि आपको एग्जीक्यूट करना है कुछ प्लान्स। अब सोचिए, हम थोड़ी देर बोल रहे हैं कि आपको ड्रेनेज सिस्टम जो होगा अगर गांव में जरूरत है तो वो आप करेंगे। तो अब क्या है, ये 3 जो ग्राम पंचायत बन गए, ये 3 ग्राम पंचायत के ऊपर में पंचायत समिति। तो पंचायत समिति को हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट क्या पावर दे दे, इसको पावर दे दे कि आप प्लानिंग कर दीजिएगा कि तीनों गांव मिलजुल करके क्या काम करेंगे। अब क्या है कि ये एक जिला परिषद भी है, वो जो पूरा, इसका नजर तो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट पर है ना, तो ये पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को एडवाइस करेगा। ऊपर से अगर फ्लो करवाएंगे तो इस तरह से फ्लो होगा डायरेक्शन का, जैसे फंड यहाँ से आएगा यहाँ, और ये जो फंड होगा और इन लोगों का काम को कोऑर्डिनेट करेगा। वो हम एक जनरल सा बात बताया आपको, लेकिन ये डिटेल्स हर राज्य में अलग अलग होते। कोई राज्य जो बोलता है कि प्लानिंग का काम जो होगा वो करेगा बीच वाला लेयर, सारा का सारा प्लान केवल ये लोग एग्जीक्यूट करेंगे, और ऊपर वाला केवल टेक्निकल एडवाइस देगा। वो सारा का सारा बात वो राज्य सरकार अपना कानून में लिखवा देती। ये तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा डिफिकल्टी हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्लानिंग केवल लोकल लेवल पे नहीं हो सकता। प्लानिंग के लिए अगर सोचिए थोड़ी देर के लिए कि एक ग्राम पंचायत जो है वो बोलता है कि हम लोग तालाब बनाएंगे, ठीक है, उसका पावर में अगर देते हैं, लेकिन आसपास के एरिया में अगर मच्छर आते हैं तो आखिरकार उन लोगों को भी तो लेना पड़ेगा ना। तो वो तीनों को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? वो तो ये करेगा फिर। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बात ये कर रहे थे कि राजस्थान जो है अच्छा आगे आप पढ़ सकते हैं। अब क्या हुआ कि ठीक है, पंचायत बन गए, 60s में पंचायत बन गए, काम करने लगे, राज्य सरकार एक कानून बना दी। लेकिन रियलिटी जो है ना, वो रियलिटी से बहुत हम दूर रहे, क्योंकि धीरे धीरे क्या है कि पंचायत के थ्रू काम कराने का जो टेंडेंसी था वो कम हो गया। उसका जो इलेक्शन होना चाहिए था, पंचायती राज का मतलब ही है कि इलेक्शन, तो इलेक्शन जो है वो इलेक्शन को भी पोस्टपोन करने लगे। तो इसका मतलब पंचायती राज बन तो गया, एक्ट तो बन गया, लेकिन इसका जो मतलब ग्राउंड लेवल पे ये काफी सक्सेसफुल नहीं रहा। फंड्स वगैरह जो थे वो फंड के फ्लो भी कम रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो तब क्या हुआ कि दिसंबर 77 में जनता गवर्नमेंट आई, जनता पार्टी की सरकार आई। ये एक अशोक मेहता कमेटी बनाई, क्योंकि ये समय में कमजोर पड़ने लगे थे। तो अशोक मेहता कमेटी का कहना था कि ये 3 टायर सिस्टम के जगह में एक 2 टायर सिस्टम बनाओ। इसमें जिला परिषद होगा, मतलब टॉप पे, और नीचे में क्या होगा, मंडल पंचायत होगा। ठीक, एक लेयर को गैप कर रही है। मंडल पंचायत में 15 से 20 हजार तक के पॉपुलेशन, उतने गांवों को ले लेंगे जिसका कि 15 से 20 हजार पॉपुलेशन हो,
यानी कि इस तरह से मंडल पंचायत बनेगा और मंडल पंचायत के ऊपर में एक बन जाएगा जिला परिषद। तो मंडल पंचायत सबसे लोअर बॉडी होगा, जो भी इसके अंडर में जितने एरिया, यहाँ तो लोग है ना, जितना एरिया पड़ता होगा इस एरिया का बारे में डिसीजन करेगा जो भी क्या। तो ये बोला कि 2 टायर, क्वेश्चन कभी पूछता है कि ये कितना टायर बोला, वो कितना टायर बोला कभी कभी। अच्छा, इसके बाद और भी कुछ कमेटी बने, दांतवाला कमेटी बना, हनुमंत राव कमेटी बना। इन लोगों का भी कहना था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और इनका कहना था कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वहां से काम होने चाहिए, मतलब लेवल, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल नीचे नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो होगा वो डिसेंट्रलाइजेशन का काम करेगा, उससे नीचे का बात नहीं कर रहा है। इसके बाद कौन सा बना, जीवी के राव कमेटी बना, नाम याद कर लीजिएगा, काफी डिटेल में आप लोगों को याद होगा भी नहीं। तो जितना फोकस जिसमें कर रहे हैं वो उतना इंपॉर्टेंट है। जीवी के राव कमेटी का कहना था कि ये पंचायती राज जो सिस्टम है 85 में जो बना था, ये पंचायती राज जो सिस्टम है, ये सिस्टम ब्यूरोक्रेसी इसमें घुस गई है और अब कुछ ग्रास रूट वगैरह नहीं रहा। ये जो है इट इज ग्रास विदाउट रूट, ये जो है ब्यूरोक्रेसी घुस गई है, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन का काम नहीं हो पाया। तो ये सारे के सारे स्टोरीज हैं। स्टोरीज कैसे बने, स्टोरी ये बने, हम थोड़ा सा इसको सजाएं बात को। स्टोरी ऐसे है, थोड़ा सा समराइज कर रहा है, फिर आगे ले चलेंगे आप लोगों को। समराइज ये कर रहे हैं कि अंग्रेज लोग हमारे देश पर कब्जा कर लिए। देश पर कब्जा करने के बाद वो शासन करना शुरू कर दिया। उनका काम था हमें एक्सप्लॉइट करना ही काम था। एक्सप्लॉइट करने के लिए वो गांव गांव तक अपना एडमिनिस्ट्रेशन को ले गए। तो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता था? अंग्रेज लोग करते थे, अंग्रेज लोग ही करते थे। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके वो डिसेंट्रलाइज करना शुरू किए। क्यों? क्योंकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो पूरा देश का लेवल पर मांग रहे थे कि हमको देश चलाने दो। तो ये लोग रियायत के तौर पे देश क्या चलाएगा, गांव चला लो, शहर चला लो, वो थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को देना शुरू किए पावर्स। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो कुछ एक्ट बनाए। उस एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिए, स्टेट चलाने जब हम लोग को दिया इंडियन लोगों को, तो इंडियन लोगों को यही बोल दिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे होगा, म्युनिसिपैलिटी कैसे काम करेगी, पंचायत कैसे काम करेगी, आप लोग फैसला कर लीजिए। आप स्टेट चला रहे हैं, वो वाला फैसला आप ही कर लीजिए। ये सब हुआ, देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ तो हमारे संविधान निर्माता जो थे वो थोड़े अप्रिहेंसिव जरूर थे। हम गांधी का नाम अलग से ले रहे हैं, लेकिन दूसरा बात है कि ये भी ध्यान रखिएगा कहीं वो ज्यादा ओवर एम्फसाइज ना हो जाए कि सब तो गांधी के भक्त भी तो थे और गांधी का तो प्राण गांव में ही बसता था। तो चाहते थे कि हो जरूर लोग अपना काम करें। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि लोग अपना काम करें। डरते भी थे, तो वो शायद सिचुएशन का वेट करना चाहते थे कि सिचुएशन थोड़ा ठीक हो जाए, कास्टिज्म अगर खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके डिसेंट्रलाइज कर देंगे। तो बोल दिए कि ये काम होना तो चाहिए, आर्टिकल 40। इसके बाद क्या हुआ? एक कमेटी बनाई गई, बलवंत राय मेहता कमेटी। वो बोले कि होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन। सारे मुख्यमंत्री मान गए और पंचायती राज सिस्टम बना, लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो एक और जो कमेटी बनाई गई जनता पार्टी की सरकार, वो थी अशोक मेहता कमेटी। ये बोली कि 3 टायर नहीं 2 टायर होना चाहिए। उसके बाद और भी कुछ कमेटियां बनी जिनका कहना था कि पंचायती राज सिस्टम जब बेकार हो चुका है तो इसमें जान भरने की जरूरत है। राजीव गांधी गवर्नमेंट जो थी, राजीव गांधी गवर्नमेंट एक कमेटी बनाई जिसका नाम था एलएम सिंघवी कमेटी। एलएम सिंघवी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएम सिंघवी कमेटी बोला कि ये जो है राज्य सरकारों के ऊपर में जो छोड़ दिए हैं कि पंचायत का इलेक्शन होगा नहीं होगा, सारी की सारी बातें, दिस इज नॉट गुड। ये पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी शैल नॉट बी प्लेस्ड ऑन द मर्सी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इस तरह से कैसे छोड़ सकते हैं? तो वो बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दो कि पंचायत होगा, म्युनिसिपैलिटी होगा, इलेक्शन होगा, उसका इलेक्शन के लिए बॉडी होगा, पावर्स होंगे, सब डाल दो ताकि स्टेट गवर्नमेंट का मर्सी खत्म हो जाए, उनको कानून बनाना पड़े और नहीं बनाए तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए। लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाए कि पंचायत का इलेक्शन नहीं करा रहा है, म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं करा रहा है। क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पूरी तरह से होगा तो कानून ही बना देगी कि अगर हम म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन जब चाहे कराएंगे तो कानून बन जाएगा, अगर हम जब चाहेंगे कराएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर इलेक्शन नहीं कराएगी तो कोर्ट नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया जाए कि हर 5 साल में इलेक्शन कराना पड़ेगा तो स्टेट गवर्नमेंट बाकी बातें करेंगी कि क्या पावर होंगे,
कैसे काम करेगा, लेकिन इलेक्शन को तो नहीं टाल पाएगी, क्योंकि अभी तक, मेरा बात आप समझिएगा, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तब तक स्टेट गवर्नमेंट बोल सकती है ना कि कानून में लिख सकती है कि पंचायत होगा, पंचायत का इलेक्शन कराया जाएगा, और पंचायत को डिसॉल्व करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। अगर ऐसा लिखा दी तो पंचायत को, सोचिए पंचायत में जो लोग चुन के आ गए वो स्टेट गवर्नमेंट के पसंद के नहीं है तो डिसॉल्व कर देगी, बोलेगी मेरा तो कानून ही बोलता है कि हम डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवा दिया जाए कि नहीं, डिसॉल्व नहीं कर सकती है, तब तो स्टेट गवर्नमेंट बंद गई। तो एलएम सिंघवी कमेटी का कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखवाया जाए, स्टेट गवर्नमेंट का मर्सी पे नहीं छोड़ा जाए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड, प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड, प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। मेरा बात किसी को ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, थोड़ा हम फास्ट बोले हैं, तो प्रोबेबली क्लियर है, ठीक है। इसके अलावे उसके बाद थंगन कमेटी बना, गाडगिल कमेटी बना, ये कमेटियां भी का भी कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। अभी तक रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हमको अपने खुद डाउट है, कहीं आप लोग नहीं समझे होंगे। अभी तक क्या था, जैसे झारखंड गवर्नमेंट थी, अभी ये जो इन दिनों में हम गुजर रहे हैं, ये झारखंड रांची में बैठा जो बॉडी है एक कानून बना सकता है कि म्युनिसिपैलिटी होगा, म्युनिसिपैलिटी 5 साल तक काम करेगा, लेकिन वो लिख सकती थी नीचे में कि म्युनिसिपैलिटी को जब चाहे स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व कर देगी, कानून ही बना दे तो म्युनिसिपैलिटी को 1 साल में डिसॉल्व कर देगी, वो करने को कर सकती है क्योंकि कानून बनाना उसका पावर में था। ये एलएम सिंघवी कमेटी बोल रही थी कि इसका पावर मत छोड़ो, मेन बात लिखवा दो कॉन्स्टिट्यूशन में कि म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन कितने साल में होगा, डिसॉल्व अगर किया जाएगा तो कितना जल्दी इलेक्शन करवा दिया जाएगा, सब लिखवा दो ताकि स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा हिल ना सके और ग्रास रूट डेमोक्रेसी हो सके, लोग जिसको चाहें उसको चुने और अपना शासन खुद करे। तो फाइनली क्या हुआ, फिर राजीव गांधी गवर्नमेंट एलएम सिंघवी कमेटी बनाई थी, आपको पता ही है। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट क्या की, इसके रिकमेंडेशन को देखते हुए 64th और 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाई, 64th फॉर पंचायत एंड 65th फॉर म्युनिसिपैलिटीज। ये बिल लेकर के आई, लोकसभा में प्रचंड बहुमत था राजीव गांधी का, वैसा बहुमत आज तक किसी को नहीं आया, 3/4 मेजोरिटी। लोकसभा से बिल पास भी हो गया, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो पाया, हंगामा हुआ, बोला गया कि ये जो राज्य सरकार का पावर है उस पावर को ये बिल कर्टेल कर रहा है, और राज्यसभा से बिल नहीं पास हो पाया, इस कारण से लैप्स हो गया। तो पहला कोशिश जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने का ये राजीव गांधी की सरकार की थी। इस बार का बीपीएससी में क्वेश्चन भी था। इसके बाद बीपी सिंह की सरकार आई, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाई ताकि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जा सके, लेकिन बीपी सिंह की सरकार भी गिर गई थी। फिर आई कांग्रेस सरकार, फिर वापस पीवी नरसिम्हा राव, और ये सक्सेसफुली एक बिल लेकर के आए, और वो बिल जब पास हुआ तो बना 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, और ये 93 में ये लागू हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में, क्योंकि पार्ट 9 पहले ही डिलीट हो चुका था, यानी पार्ट 9 खाली था, यानी कि 1 से लेकर के जो 22 तक हम लोग बात किए, इसमें से 9 जो था ये डिलीट हो चुका था 56 में, यहाँ पे कुछ नहीं था, यानी कि 8 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में 9 ब्लैंक था और 10 था। तो यहां पर 9 में पंचायत लाया गया, और एक लाया गया 9A, उसमें म्युनिसिपैलिटी लाया गया। तो इस तरह से पंचायत और म्युनिसिपैलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए गए। तो पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से 243O तक है, ठीक, मतलब पंचायत कैसे काम करेंगे वो लिखा हुआ है, बताया ना कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में नहीं छोड़ना था बहुत कुछ। इसके अलावा उस समय तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 शेड्यूल हो चुके थे, 1 to, हाँ बताइए, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे?
अनुसूचियां। काजल, 8 शेड्यूल तक था। 8 शेड्यूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे 49 में। इसके बाद 50 में एक और शेड्यूल आया, दैट इज 51 में, दैट इज 9th शेड्यूल। इसके बाद एक शेड्यूल आया 10 शेड्यूल। 10 शेड्यूल किस साल आया? हाथ उठाइए। पूजा, सर 84। 85 में 10 शेड्यूल। तो 10 शेड्यूल हमारे पास थे, तो 11th शेड्यूल पंचायत के लिए और म्युनिसिपैलिटी के लिए 12th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया। तो इस तरह से ना केवल पार्ट 9 और पार्ट 9A जोड़ा गया, बल्कि शेड्यूल में भी शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 जोड़ा गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके बाद शेड्यूल कब जोड़ा गया? इसके बाद 12th शेड्यूल के बाद शेड्यूल कब जोड़ा गया? हाथ उठाइए। हम सारा कसरा बता दिए। 8 शेड्यूल था, 9 शेड्यूल बता दिए, 51 में जोड़ा गया, 10 शेड्यूल 85 में जोड़ा गया, 11th शेड्यूल जो है और 12th शेड्यूल ये 92 में जोड़ा गया। 11 और 12th इसके बाद कब जोड़ा गया? बस 3 लोग, केवल 3, 4। कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 5। आकांक्षा, सर इसके बाद तो शेड्यूल ही नहीं है। किसी का दूसरा आंसर कुछ है तो हाथ खड़ा करके रखिए, ना तो डाउन कर दीजिए। नेहा, अच्छा ठीक है, डाउन हो गया। तो ये जो है ये और कोई शेड्यूल नहीं है, लास्ट शेड्यूल था 92 में। 12th शेड्यूल के बाद और कोई शेड्यूल नहीं जोड़ा गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी 12th शेड्यूल ही है। हाँ, तो 11th शेड्यूल में जो सब्जेक्ट्स हैं 29 सब्जेक्ट्स डाले गए जो कि पंचायतों को जिस पे काम करना था। उसी तरह से 74th अमेंडमेंट आया, उसमें पार्ट 9A शुरू किया गया, बोल ही दिए, और यहाँ पे O पर खत्म हुआ था 9 में, O पर, तो P से शुरू किया गया म्युनिसिपैलिटी में और 243ZG तक गया। ठीक, एक नया शेड्यूल 12th शेड्यूल ऐड हुआ, वहां बोल ही दिए, और इसमें 18 आइटम हैं। तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक हम क्या लेकर के आए ना, कुल मिलाकर के जो कहानी का पूरा जो जिस्ट है वो ये है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायतों को और म्युनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं था। ये स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी पर था कि वो पंचायत बनाए और म्युनिसिपैलिटी बनाए, नहीं मन है तो नहीं बनाए। लेकिन 92 में 2 एक्ट्स आए जिसमें कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और स्टेट गवर्नमेंट अब फोर्स्ड है कि पंचायत का और म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन कराना पड़ेगा, और जैसा जैसा उसमें रिजर्वेशन देने के लिए बोला गया है वो देना पड़ेगा। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहते हुए उसको म्युनिसिपैलिटी और पंचायत बनाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं बनाती है तो कोर्ट में केस होगा, और कोर्ट कई बार फिर बोलती है कि आपको बनाना पड़ेगा, नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहां तक बात खत्म की है। हम लोग परसों इसको कंटिन्यू करेंगे और पंचायत के बारे में क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ये पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत के बारे में क्या बोलता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट को पंचायत कैसा बनाना पड़ेगा, वो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 9 परसों हम लोग पढ़ेंगे। कल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट? बोलिए पूजा। सर आप बोले पार्ट 9 डिलीट हो गया था, सर उसमें क्या था? पार्ट 9 जो था ना, देखिए हम एक जनरल सा बात बता दे रहे हैं, एग्जैक्ट अगर नहीं भी बोल पाए तो यहाँ से शुरू करते हैं। हम भी अपने आप को ये कर रहे हैं, मतलब प्राइमिंग कर रहे हैं। 5 में था हमारा यूनियन था ना, 5 में यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट। 6 में क्या था पहले पुराना जमाना में, पार्ट ए स्टेट्स पहले। अच्छा एक क्वेश्चन पूछेंगे, हमारे देश में जब संविधान बना था तो कितने तरह के स्टेट्स थे?
आकांक्ष, सर 3। अनिमेश। 3 शायद सर। अच्छा, हम सबसे पूछ ले रहे हैं एक बार। अमर, 4 सर। मीरा, 4. ममता, सर 4 टाइप्स। 4 टाइप्स। तो इसका मतलब पार्ट ए एक था, पार्ट बी हो गया 7, पार्ट सी हो गया 8 और पार्ट डी हो गया 9। तो ये 9 जो था ये सब हट गए ना। फिर ये यहाँ जो पार्ट ए जो था ना वो हो गया स्टेट्स, ये सब गए 7, 8, 9 ये डिलीट हो गए थे। तो ये अंडमान निकोबार से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे वो 9 में थे। तो ये सब डिलीशन हुआ है इनका। और इसमें सब नया नया चीज, इसमें अब दिल्ली आ गया है और सर फिर यूटी भी तो आया है अलग से। यूटी भी आया हुआ है, यूटी आया है, दिल्ली आया है, वो सब आ गया है। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार से रिलेटेड प्रोविजन था, पार्ट डी स्टेट मतलब अंडमान निकोबार। हाँ, और कोई क्वेश्चन? हाँ सनी बोलिए। तो सर ये हम लोग का जैसे ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे सर म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत दोनों मिक्स है क्या? हाँ, कहीं के ऊपर पंचायत है और कहीं के ऊपर म्यूनिसिपैलिटी है। तो सर साक्षी किस एरिया में आएगा? साक्षी नोटिफाइड है ना। एक म्यूनिसिपैलिटी जरूरी नहीं कि हर जगह म्यूनिसिपैलिटी हो या पंचायत हो। कहीं कहीं ऐसा होता है कि और भी होते हैं, जैसे कंटोनमेंट एरिया। तो कंटोनमेंट दानापुर, तो दानापुर में जो होता है ना मिलिट्री और सिविल मिल करके उस एरिया को चलाते हैं। तो ये जो है नोटिफाइड एरिया का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट नोटिफाई की है कि इट विल बी इंडस्ट्रियल एरिया। तो जो इंडस्ट्री चलाती है जो कंपनी, वो कंपनी यहाँ का देखभाल करती है। तो यहाँ टाटा स्टील का अधीन में है। पुल टू पुल। वो जो उधर का बागबेड़ा साइड का एरिया है वो पंचायत में आ जाता है। और हमको लगता है कि इधर आदित्यपुर, हाँ आदित्यपुर लगता है म्यूनिसिपैलिटी है। तो इस तरह से है, ये यहाँ नोटिफाइड है हमारा जो एरिया। अनिमेश बोलिए। ये सर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा? नहीं, वो नोटिफाइड एरिया कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता। ये उन लोगों को कुछ टैक्स रिबेट कर देते हैं और बोलते हैं कि अपना यहाँ पर रोड बनाइए और अपना संभालिए। हाँ सनी क्या बोल रहे हैं? सर तो यहाँ पे सारा जो भी मतलब रहेगा, मतलब रूल्स रेगुलेशंस, तो वो क्या टाटा कंपनी बनाएगा या फिर मतलब डीसी वगैरह से मिल के इसका काम टाटा कैसे? स्टील के हाथ में कई सारे पावर है, तो डिलिमिटेड पावर होगा ना। अब उसको तो डिटेल में जाना पड़ेगा हम लोगों को कि नोटिफाइड एरिया कमेटी उसको कितना पावर दे के रखे हुए हैं। तो जैसे हम एग्जांपल देके आपको बात कर रहे हैं, हम थोड़ा समझा सकते हैं क्योंकि बहुत डिटेल में तो हमको नहीं पता है, लेकिन हम थोड़ा समझा सकते हैं। देखिए, पार्क को 9 बजे बंद कर देती है टाटा स्टील, तो ये टाटा स्टील ही बंद कर देती है। और उसको कई सारे पॉलिटिशियन बोलते रह गए कि 9 बजे 10 बजे उसको बंद किया करो। नहीं, क्योंकि उसको अथॉरिटी मिला है नोटिफाइड एरिया कमेटी में कि पार्क का रास्ता को बंद कर दे। तो वो उस तरह से कई सारा काम उसको मिला है जो काम वो करती है। मतलब नेचुरली उसका जुरिस्डिक्शन का एरिया लिमिटेड होगा। उससे ऐसा थोड़ा कि जमशेदपुर में हर काम के लिए पुलिस वुलिस सब उसी का है, नहीं ऐसा नहीं है। वो लिमिटेड काम है जो करती है। अनिमेश बोलिए। ये पावर सर आप बोले मिला है, कहाँ से मिला है? स्टेट गवर्नमेंट का लॉ से। ठीक है सर। हसनी और कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं सर। ठीक है, तो फिर हमको लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है। तो कल हम लोग फिर 8 बजे मिलते हैं। करंट अफेयर्स कल कवर करेंगे। संडे को टेस्ट होगा एज यूजुअल। आओ तो आप लोग को बता ही दिया। अब जब तक क्लास नहीं खुलता ऑफलाइन तब तक टेस्ट संडे ही होगा। क्लोज कर रहे फिर। थैंक यू सर। भेज देते थोड़ी देर में। थैंक यू।